ठीक है, चलिए गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम आइडियल गैस के एक दो क्वेश्चंस और अगर हैं मेरे पास तो वो करेंगे। एक क्वेश्चन तो सामने है ही, ये करेंगे। जिन बच्चों ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है या अभी तक सॉल्व नहीं किया है उनको मैं 2 मिनट और दे रहा हूँ, 4-11 तक। 1 2 3 4 5 5 बच्चों ने मुझे सॉल्व करके दिखा दिया है, 5 और हैं, वो भी एक बार ट्राई करेंगे 2 मिनट, ताकि आपको क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आए। अपने एफर्ट जरूर डाल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन हो चाहे ना हो, लेकिन अपने एफर्ट्स हमें डाल लें। ठीक है सर, कर रहे हैं, करने तो दो, करो आराम से करो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बच्चों, टाइम अप, 4-11 हो गए हैं। हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जिनसे हो गया बड़ी अच्छी बात है, वो भी सुनेंगे कि सर कैसे कर रहे हैं, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। और जिनसे नहीं हुआ बच्चों, वो लोग अब ध्यान से सुनेंगे, पेन और कॉपी रख देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं हुआ है तो समझने के बाद ना हो तो दिक्कत है। ठीक है, चलिए बच्चों पढ़ते हैं। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 4 मोल्स ऑफ अ गैस। क्या कह रहा है जी, कोई गैस है, तो हमारी इमेजिनेशन में हमने क्या किया, कोई गैस है कंटेनर में, इसके अंदर सर 4 मोल्स हैं, ठीक है जी। ऑक्यूपाइंग 5 dm क्यूब। डीएम क्यूब सर वॉल्यूम की होती होगी, क्योंकि मीटर क्यूब जो है वॉल्यूम की यूनिट है। सर कितना होता है डीएम क्यूब, अभी करेंगे ये चीज, अभी समझेंगे कि डीएम क्यूब कितना होता है। पहले लिख लेते हैं 5 dm क्यूब, ठीक है, एट 3.32 बार। ओके, ठीक है सर। देखिए इतना ही है क्वेश्चन। आर की हमें वैल्यू दे रखी है बार डीएम क्यूब केल्विन पर मोल में, ठीक है सर। एक काम करेंगे सर, ये वाला यूज नहीं करेंगे, अपने बेसिक तरीके से यूज करेंगे, दोनों से करेंगे, ठीक है। अभी के लिए बच्चों मेन बात यह है कि इस क्वेश्चन के अंदर एक ही सिचुएशन है। जैसे हम P1 V1 T1 लिखते हैं, P2 T2 V2, उस टाइप की इक्वेशन क्रिएट करते हैं, तब दो सिचुएशंस होती हैं। यहाँ पे एक ही सिचुएशन है सर, ठीक है सर। तो एक इक्वेशन है तो वन से ना लिख के सिर्फ पीवीटी से लिख लेते हैं। अब बच्चों एक सिचुएशन है, उसके अंदर हमारे पास क्या क्या है, P इक्वल 3.32 बार, ठीक है। वॉल्यूम जो है बच्चों 5 dm क्यूब, और बच्चों हमें दे क्या रखा है, और वॉल्यूम के अलावा मोल्स, एन इक्वल बच्चों 4 मोल्स दे रखा है, ठीक है सर। ओके, और टेम्परेचर हमसे पूछा है, ठीक है। यही क्वेश्चन बच्चों मैं आपको आर की वैल्यू 0.083 लेके भी करके दिखाऊंगा। इसमें क्या किया है इसने, आपकी जो प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट्स है, मैंने आपको फिक्स सेट्स बताए थे कि पास्कल और मीटर क्यूब ही यूज करोगे, लीटर या एटीएम ही यूज करोगे। लेकिन अगर आपकी यूनिट्स बार और डीएम क्यूब में, तो क्या होता है, जैसे आर होता है ना, आर के अंदर आप देखोगे उसकी यूनिट जो भी है 8.314 है, उसके पीछे जूल आता है, मोल पर केल्विन। ये तो हम आपको हमेशा ही हमेशा सेम मिलेगा, डिग्री सेल्सियस में कोई देने नहीं आ रहा है इसकी वैल्यू, ठीक है। बहुत ज्यादा कचरा फैल जाता है। लेकिन जो जूल वाला पार्ट है ना, एक्चुअली मैंने आपको बताया नहीं, ये जो पास्कल इंटू मीटर क्यूब होता है, ये एनर्जी की यूनिट है। तो जब 8.314 वैल्यू आती है तो यहाँ पे जूल हो रहा होता है। जब 0.0821 वैल्यू आती है तो यहाँ पे आता है लीटर और एटीएम।
लीटर और एटीएम को मल्टीप्लाई करते हो तो भी एनर्जी आती है। यानी सर इसके अंदर जो ये मोल से पहले लिखा होता है ये हमारा वो कॉम्बिनेशन लिखा होता है जो हम प्रेशर और वॉल्यूम का ले रहे हैं जी बच्चों। तो सर अगर हम कोई अदर वैल्यू का कोई भी अदर यूनिट के अंदर ले रहे हैं तो वहां पे हम ना आर में देख लेंगे कि सर यहाँ पे बार लिख रखा है और डीएम क्यूब, अगर आर में बार और डीएम क्यूब का कॉम्बिनेशन दे रखा है तो सर हम सीधे वही आर की वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन चाहे तो हम सीधा सीधा यहाँ पे आर की वैल्यू यूज करके कर सकते हैं, लेकिन बच्चों मैं आपको कराऊंगा जैसे मैंने सिखाया है, यानी कि सबको पास्कल और मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करके, क्योंकि बच्चों एग्जामिनर हर बार इतना अच्छा नहीं होगा कि आपको आर की वैल्यू दे दे। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन आर की वैल्यू कि हमें मिल जाए पक्की पकाई, हम अपने सेट पे चलेंगे, इन दो सेट्स पे चलेंगे। इसके लिए सर हमने ना आर की वैल्यू याद कर रखी है, और जनरली क्वेश्चंस के अंदर आर नहीं दिया जाता है। ठीक है, एग्जामिनर नहीं देता है, वो चाहता है कि आप आर की वैल्यूज याद रखें, कोई दो याद रखें। ये जो दो वैल्यूज हैं ये आपको याद रखनी होती है। आप चाहो तो आर को किसी भी यूनिट में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हो, लेकिन वो बिना बात का मेहनत है। हम सिर्फ दो याद करेंगे और हम अपनी पास्कल और वॉल्यूम को कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, प्रेशर को वॉल्यूम को इनको कन्वर्ट कर लेंगे, वो इजी पड़ता है। क्योंकि हम कम चीजों के ऊपर अगर फोकस करें ना, आर के अंदर हम अलग अलग यूनिट कन्वर्जन करें, वो हमारे लिए डाटा बढ़ेगा दिमाग में। ठीक है, हम प्रेशर और वॉल्यूम के कन्वर्जन बार बार करते हैं तो हमारे लिए ज्यादा नहीं होएगा, हर चैप्टर में करते रहेंगे तो हमारे लिए वही चीज यहाँ पे हो जाएगी। आर फिक्स रखे, प्रेशर और वॉल्यूम बदलेंगे। ठीक है सर, तो आप जो है आर की हमारी जो दो वैल्यूज हैं उन्हीं से सॉल्व करना चाहते हो? जी सर। तो बच्चों मैं किससे सॉल्व करना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा है बार और डीएम क्यूब, मेरी दोनों ही कन्वर्जन करने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि बार में भी नहीं होता कोई कॉम्बिनेशन, है पास्कल में ले जाऊंगा। ठीक है, और पास्कल के साथ क्या यूज करते हैं, मीटर क्यूब। ठीक है सर, आप वॉल्यूम को मीटर क्यूब में ले जाओगे और प्रेशर को पास्कल में ले जाओगे। ठीक है, हो गई। एटीएम में क्यों नहीं लेके जा रहे सर प्रेशर को? एटीएम का बच्चों कैलकुलेशन थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा, 1.01325। तो मैंने क्या प्रेफर किया, बार को जो है मैं पास्कल में लेके जाऊं। ठीक है सर, आपने कैलकुलेशन बचाने की कोशिश की इसलिए पास्कल में गए। ठीक है सर, पास्कल चूज किया, पास्कल के साथ मीटर क्यूब फ्री आता है। इसके बाद बच्चों आपको अभी मैं स्क्रीन मिनिमाइज कर रहा हूं और एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। इस मैंने भी स्क्रीनशॉट लिया है, इसको आप भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसको सब लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। ये क्या है बच्चों, जैसे आपके पास डीएम क्यूब लिखा है ना, तो डीएम क्यूब को कैसे कन्वर्ट करें उसमें काम आएगा। ये वैल्यूज आप लोग याद रख लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, 30 सेकेंड फॉर स्क्रीनशॉट फॉर एवरीवन। इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर फोन में आप सेव रख लेंगे, कॉपी के अंदर ये टेबल बना लेंगे। कितनी बनानी है मैं बता दूंगा, पहले 2 कॉलम्स तक की बनानी है, पहले 3 की, पीछे के 2 कॉलम भले ही छोड़ देना, आगे के 3 कॉलम्स हमारे काम के हैं। और ये सिर्फ यहाँ पे काम के नहीं है, पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री में काम आएंगे आपको। ठीक है, तो मान के चल रहा हूँ बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, और अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो वापस चलते हैं हमारे इस पर। बच्चों स्क्रीनशॉट के अंदर जो है अभी मैं बता देता हूँ टेबल्स क्या है, 1 2 और 3, ये 3 कॉलम है उसमें। पहले जैसे बच्चों मैं डीएम क्यूब से समझा रहा हूँ, डीएम क्यूब। ठीक है, मीटर तो बच्चों क्या हो गया, जो हमारी एसआई यूनिट है, इसके आगे पीछे ना ये प्रीफिक्स लगते हैं, डीएम क्यूब, सीएम क्यूब, सी हो गया, केएम क्यूब हो गया, किलोमीटर। तो सर इन प्रीफिक्स से ना हम लोग हर वैल्यू का कन्वर्जन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बच्चों, इस टेबल के अंदर कुछ ऐसे लिख रखा है कि सी सेंटी, पहले उसका नाम लिख रखा है, फिर उसका सिंबल लिख रखा है कि आपकी जो भी ऐसा यूनिट होगी उसके सामने क्या लिखा होगा, अगर सेंटी है तो उसके लिए सी लिखा होगा, फिर उसकी ना पावर लिखी जाएगी 10⁻², यानी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल 10⁻²मीटर। इस पावर का ये मतलब है कि अगर आपके पास सी है तो आप उसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, जितनी इस टेबल के अंदर उसकी पावर बता रखी है वो इनटू में वॉट एवर यूनिट आप यूज कर रहे हैं, यहाँ पे मीटर यूज कर रहे हैं तो मीटर वाली। ठीक है सर, ये समझ में आया। ऐसे बच्चों यहाँ पे डी है, तो डी का नाम डेसी होता है, शायद देखना पड़ेगा मुझे भी टेबल से, इनके नाम तो ढंग से याद नहीं, हाँ डेसी होता है। ठीक है, और ये हो जाएगा डी, और बच्चों इसकी वैल्यू आती है 10⁻⁻1। तो सर आप कहना चाहते हैं 1 डीएम इक्वल 10⁻⁻1 मीटर? हाँ जी बच्चों, यही कहना चाहता हूँ।
अब अगर बच्चे मैं क्या करूं, दोनों साइड क्यूब कर दूं इस वाले में, जो मैंने डीएम क्यूब वाला लिखा है। बच्चों इसका ना अगर क्यूब करोगे आप दोनों साइड, तो 1 डीएम क्यूब का क्यूब इक्वल, दूसरी साइड करोगे 10⁻⁻1 मीटर का क्यूब। बच्चों आपका जो है ऐसे बन के आएगा, इक्वल 10⁻⁻3 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, ये आपका यूनिट कन्वर्जन के लिए आ गया है एक रिलेशन। अब सर हमारे पास डीएम क्यूब में क्या है, 5 डीएम क्यूब। तो बच्चों अगर एक डीएम क्यूब के अंदर 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं, तो 5 में कितने हो जाएंगे बच्चों, 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। यानी सर इसका आंसर आ गया वॉल्यूम का कन्वर्ट करके 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। जी बच्चों ये आ गया। अभी सर प्रेशर का और करेंगे कन्वर्जन। तो बच्चे प्रेशर जो है 3.32 बार है। मैंने क्या लिखा था, 1 बार, जब आपको प्रेशर पढ़ाया था यूनिट बताई थी 10⁵ पास्कल होता है। ये जो 1 बार है इसकी वैल्यू उठाओ और यहाँ रख दो, सर चिपकाने से ऐसा मिलेगा 10⁵ पास्कल। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3.32 इंटू 10⁵ पास्कल। लो बच्चों हमारा काम हो गया है। जो हमें, इसको मैं थोड़ा छोटा करके लिख देता हूँ ताकि इसी शीट पे हम कर दें। वन डी एम क्यूब इक्वल 10⁻⁻1 मीटर, ये लिखना 1 dm इक्वल 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, ये सर हमने शीट से देखा था। अब बच्चों मेरे पास ना यूनिट कन्वर्जन हो चुका है बिल्कुल मस्त एकदम। पास्कल में ले आया हूं प्रेशर को और मीटर क्यूब में ले आया हूं वॉल्यूम को। सर जब ऐसा करते हैं ना तो आर की वैल्यू यूज करते हैं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो सर पीवी इक्वल एनआरटी लगाओ। अब एक ही सिचुएशन है तो अलग अलग नहीं लगानी है, 2 बार नहीं लिखनी, 1 बार लिखनी पड़ेगी। सर प्रेशर की वॉल्यूम रख दो, प्रेशर की वैल्यू रख दो इंटू 10⁵। उसके बाद सर वॉल्यूम की भी रख दो 10⁻⁻3। सर दूसरी साइड में मोल्स रखो 4, यहां से उठा के 4। सर आर की वैल्यू 8.314। और सर टेम्परेचर तो फाइंड आउट करना है, ये किस में आएगा सर, केल्विन में आएगा। केल्विन में ही आता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्योंकि हमने आर के अंदर हमेशा के यूज कर रहे होते हैं। जो जो चीजें आर में यूज करी ना आर की यूनिट में, उन्हीं में आंसर आ रहा होता है हमारा। ठीक है सर, तो सर टी इक्वल हो जाएगा मेरा 3.32 इंटू 10⁵ इंटू 5 इंटू 10⁻⁻3 बटे 4 गुणा 8.314। सर ये पावर कट के यहाँ पे 10⁻2 बच जाएगी। सर थोड़ा सा नीचे अगर इस चीज को लिखे कि क्या बन गया हमारा, तो ये बना है सर 3.32 इंटू 5 इंटू 10⁻2 यानी कि सर 100 बटे में सर 4 गुणा में 8.314। सर अगर कैलकुलेटर का प्रयोग करके आप आंसर बताओगे तो 3.32 गुणा 5 गुणा 100 बटे 4 बटे 8.341। सर कैलकुलेटर से बिल्कुल सटीक उत्तर आता है 49.91 केल्विन, यानी सर नियरली 50 केल्विन। सब बच्चे बताएंगे समझ में आया कि नहीं आया। ओके ठीक है, बाकी बच्चे भी बताएंगे। ठीक है, अभी ना हम इसको दूसरे तरीके से और करेंगे, जैसे कि आर की सीधी वैल्यू उठा के
चिपकानी। ठीक है, ओके, तो बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगर आप सबने रिप्लाई किया है तो अब सर ये बताओ कि आर को सीधा सीधा चिपकाएंगे तो कैसे करेंगे। तो भी बच्चों सिंपल है, साइड में सॉल्यूशन दिख रहा है, आप वहां से तो देख ही लिया होगा, आपने इतनी देर में पढ़ लिया होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड मेथड, जिसके अंदर यूनिट कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आर हमें उन्हीं यूनिट्स में दे रखा है। सर बी इक्वल 5 डीएम क्यूब दे रखा है और सर पी इक्वल 3.32 बार। मोल सर मेरे को एन इक्वल 4 मोल दे रखे हैं। सर आर की वैल्यू जो है मेरे को 0.083 बार डीएम क्यूब पर केल्विन पर मोल दे रखा है। सर बार में और डीएम क्यूब में है, ये मेरी एनर्जी आती है, इनको मल्टीप्लाई कर दूं और यहां से मैं देखता हूं कि मेरी यूनिट्स किस सेट में होनी चाहिए। सर अगर आर के अंदर बार और डीएम क्यूब है तो मेरा प्रेशर डीएम क्यूब में और सॉरी प्रेशर जो है वॉल्यूम डीएम क्यूब में सर, और प्रेशर बार में होना चाहिए। ठीक है सर, अगर ऐसा है तो सर मेरा ऐसा ही कॉम्बिनेशन बना हुआ है, जैसा आर के अंदर मांग रखा है वही कॉम्बिनेशन सर मेरा वी और पी का है, तो बच्चों चिपका सकते हैं। और बच्चों मोल की और टेम्परेचर की भी आप देख लें, मोल का मोल, ये मोल जनरली यूज करते हैं इसलिए मैं ज्यादा उस पर फोकस नहीं करता, मोल ही यूज किया जाता है। कोई अगर कतई पापी आदमी आ जाए तो ऐसा कर सकता है कि आर की वैल्यू कुछ भी दे रखी है जूल और मिली मोल दे दे। तो आपको इस चीज का ध्यान रख लेना, आप पूरा आर समझ चुके हो सर यूनिट वाइज कैसे होता है। पी वी एन और टी की जो भी यूनिट हम यूज करने वाले हैं वो आर की यूनिट में होने चाहिए, तभी आप आर की वो वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है सर, मोल भी है और सर केल्विन में हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि केल्विन में हम आर ले रहे हैं। ठीक है सर, क्या करेंगे सर, पीवी इक्वल एनआरटी लगाओ, बिल्कुल बेफिक्र, सारी वैल्यूज हमारी यूनिट्स ओके हैं। 5 इंटू, पहले 3.32 लिख लेते हैं, इंटू सर 5 पीवी हो गया, ये हो गया और ये हो गया। और सर अब की बार आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3.32 इंटू 5 बटे 4 बटे 0.083। अगर इससे करेंगे बच्चों तो भी हमारा आंसर पता नहीं 50 केल्विन आएगा कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा, लेकिन मैं 50 लिख देता हूँ या फिर मैं कैलकुलेटर से देख लेता हूँ। ये वाला क्वेश्चन का जो तरीका है ये बच्चों तब कामयाब होगा जब आपको आर की पक्की पकाई वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और आर को भी कन्वर्ट करके आप चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर ज्यादा मेहनत होती है और गलती के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो मैं हमेशा फर्स्ट मेथड प्रीफर करता हूँ। इवन मैंने आंसर नहीं देखा था, मैंने अभी फर्स्ट टाइम सॉल्व किया है, तो मैंने जब सॉल्व किया तो मैंने अपने फर्स्ट मेथड से किया था जो मैं हमेशा से फॉलो करता हूँ। फिर मैंने देखा सोल्यूशन के अंदर मैच किया ऑब्वियसली कि मैंने सही किया है कि नहीं, खुद मुझे भी चेक करना पड़ता है, तो मैंने दूसरी पीडीएफ खोल के उसके अंदर चेक किया कि मेरा आंसर है कि नहीं है। उधर मैंने देखा कि आर की वैल्यू जैसी है वैसी यूज करके सोल्यूशन दे रखा है। तो बच्चों दोनों ऑप्शन आपके पास होंगे, आपका जो यूज करने का मन करे वो कर सकते हो। बताओ बच्चों, क्लियर की नॉट क्लियर? क्लियर, चलिए फिर आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, बस क्वेश्चन तो और नहीं है मेरे पास, फिर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, अच्छा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? अब तक आपने क्या किया कि एक कंटेनर के अंदर एक गैस ली है, उसी को सॉल्व किया। ठीक है, इस पे क्वेश्चन नहीं करे, सिर्फ आपको समझना है कि गैस का पूरा प्रेशर हमारे पास कैसे आएगा। आप बच्चों क्या कर सकते हैं, 3 गैसेज मिक्सचर कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगी, ये तीनों की तीनों गैसेज पहली बात तो नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। ठीक है सर, ये बात हो गई। ठीक है बच्चों, अगर गैस 1 है, P1 प्रेशर क्रिएट कर दी एक अलग कंटेनर में रखने पे। ठीक है, वॉल्यूम उस कंटेनर की क्या है, V, जो इस कंटेनर के अंदर डाला है मैंने V पे, V कंटेनर के अंदर मैंने तीनों मिक्सचर डाले, यहाँ भी V के ही वॉल्यूम के अंदर मैं P1 प्रेशर पे डालता, जो यहाँ पे टेम्परेचर है वही।
अलग क्या होगा सर, P1 जो जो भी मैंने 1 नंबर गैस ली है उसके जो भी मोल्स हैं से N1, ठीक है सर, वो और उसका प्रेशर P1 जो उसकी वजह से क्रिएट होना है। यहाँ पे सर जो टोटल प्रेशर आएगा तीनों गैसेज को मिक्स करके वो मैंने P से डिनोट कर लिया। बच्चों मान लीजिए मेरी दूसरी गैस है वो P2 और N2, वो बच्चों सेम वॉल्यूम V और सेम टेम्परेचर T के ऊपर P2 प्रेशर क्रिएट करते, अगर उसे वैसे ही कंटेनर में रख देते, उसके जितने मोल्स हैं उसको अलग कंटेनर में डाल देते तो P2 प्रेशर क्रिएट करती। बच्चों ऐसे ही 3 जो होती वो P3N3 BT से चल रही होती। अब डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि जब बच्चों ये तीनों की तीनों मिक्स होके आ गई 3 गैसेस, उस केस के अंदर क्या होगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर तो मैंने कहा जैसा सारा का सारा सेम, तीनों कंटेनर्स का भी सेम लिया, उसी वॉल्यूम और टेम्परेचर के ऊपर मैं तीनों गैसेस को मिक्स कर रहा हूँ। मिक्स करने के बाद ये लोग आपस में होमोजीनियसली मिक्स हो जाएंगे, कोई मॉलिक्यूल कहीं पे कोई कहीं पे रैंडम मोशन करके। नॉन रिएक्टिव में तो कुछ नया नहीं बनेगा, ये तीनों ही गैसेस प्रेजेंट रहेंगी, अलग अलग कहीं कहीं इनके मॉलिक्यूल घूम रहे हैं। यानी कि सर कहीं पे O2 घूम रही होगी, कहीं पे सर F2 घूम रही होगी, कहीं पे I2 घूम रही होगी। हाँ जी बच्चों ऐसा हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, इसके मोल्स जो है N हो गए, यानी कि तीनों के मोल्स मैंने जोड़ दिए, यानी कि सर N1 प्लस N2 प्लस N3। क्योंकि बच्चों कोई रिएक्शन नहीं हो रहा तो मोल्स वगैरह चेंज होंगे नहीं, तो बच्चों N इक्वल N1 प्लस N2 प्लस N3। सर P के बारे में बताइए। P का बच्चों जैसे मैंने आपको सिंपली बताया कि N1 प्लस N2 प्लस N3 ये मोल्स जुड़ जाएंगे, तो ये तो समझ में आता है। प्रेशर के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है या बच्चा इमेजिन नहीं कर पाता, तो डाल्टन भाई ने कहा कि आप एक काम करो, P जो है वो कर दो P1 प्लस P2 और P3, यानी कि अपने अपने कंटेनर के अंदर जितना प्रेशर एग्जिस्ट कर रही थी ना उतना ही प्रेशर आके यहाँ पे एग्जिस्ट करना शुरू कर देंगी, अपना अपना इंडिविजुअल। आप उन तीनों को जोड़ के टोटल प्रेशर निकाल लो। बताओ बच्चों डाल्टन लो समझ में आया कि कितनी भी गैसेज ले लो आप, उनको अगर सेम वॉल्यूम सेम टेम्परेचर पे रख रहे हो, जो भी मोल ले रहे हो आप उनके, तो वो अपने अपने कंटेनर में जितना प्रेशर बनाएंगे उतना ही प्रेशर उनको अगर सेम वॉल्यूम टेम्परेचर के कंटेनर में डाल दो तो उन सबका एडिशन करके जो टोटल प्रेशर आएगा उतना प्रेशर वहां पे बन रहा होगा। बताइए बच्चों समझ में आया कि शुरू से शुरू करें इस बात को। P टोटल इक्वल P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं बच्चों इस लॉ के अंदर। अलग अलग कंटेनर में सर जितना प्रेशर क्रिएट करेंगे उतना ही एक में आके कर देंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा होता है, सब बच्चे बताएंगे इसलिए मेरे को, प्रियूष, नेहा, आजाद, कसक सब लोग बताएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए, आप ही के सामने, क्योंकि क्वेश्चन इसमें डला नहीं हुआ है, लेकिन मैं सबसे चाहता हूँ कि सबको इस चीज में कोई डाउट ना रहे और इसका एप्लीकेशन हो, उसके बाद फिर आइडियल गैस आपका पक्का हो गया। बच्चों मैं कह रहा हूं मेरे पास O2 है 5 मोल्स, ठीक है जी। वॉल्यूम वॉल्यूम कॉमन लूंगा तो बाद में बता दूंगा, क्वेश्चन है ये, खुद बना रहा हूं तो भूल चूक माफ। बच्चों आयोडीन है मेरे पास, ठीक है 6 मोल्स है, और बच्चों मेरे पास फ्लोरीन है 7 मोल्स। ये अपने इंडिविजुअल कंटेनर्स के अंदर है तीनों के तीनों, ठीक है। यहाँ पे O2 है, यहाँ पे I2 और यहाँ पे F2, ठीक है जी। इन कंटेनर्स का जो है वॉल्यूम है मेरा 5 लीटर, 5 लीटर और 5 लीटर, और बच्चों मेरा जो टेम्परेचर है वो है 373 केल्विन, 373 केल्विन और 373 केल्विन, ठीक है। मैंने बच्चों इन तीनों को मिक्स किया, इन तीनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। सेम वॉल्यूम 5 लीटर के कंटेनर में 373 के टेम्परेचर पर, ठीक है। आप मुझे क्या क्या फाइंड आउट करके बताएंगे। मैं यहाँ वाली वैल्यू को बोल रहा हूँ P1, इसको बोल रहा हूँ P2 और इसको बोल रहा हूँ P3। जो यहाँ पे प्रेशर आएगा उसको बोलूंगा P, ठीक है। आप मेरे को क्या क्या चीज बताएंगे। फर्स्ट पार्ट P1
P2 और P3। सेकेंड पार्ट आप मेरे को बताएंगे P, और क्या बता सकते हैं इसमें, चलिए यही चीजें आप मेरे को बताएंगे। उसके बाद फिर एक बात मैं आपको बताऊंगा। 4 पार्ट में क्वेश्चन है, सब लोग करेंगे। इसमें 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 तीनों के लिए आपको दे रखी है, वैल्यूज मिल गई हैं, यूनिट के साथ हैं, आप अपने हिसाब से यूज करेंगे। प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर आपका, यूनिट कन्वर्जन का मैंने कोई बर्डन नहीं दिया है, ठीक है। चलिए बच्चों सब लोग ट्राई करेंगे। आपको मोल्स गिवन है, प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है इंडिविजुअल कंटेनर का, और अदर कंटेनर का भी आपको सारी चीजें गिवन है। आपको P1 P2 P3 और P4 कैलकुलेट करके बता दो। मैं भी करता हूँ साथ साथ। अच्छा, अगर किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन होगी सर जो मेन प्रेशर निकालना है P, उसके अंदर सर मैं मोल्स क्या लेऊंगा, तो मोल्स बच्चों तीनों के ऐड करके लेओगे। अब ये एक नई गैस बन गई है, होमोजीनस है, जिसका मिक्सचर है, ठीक है, जो मिक्सचर में भले इसके अंदर अलग है लेकिन आप इसको एक गैस मान सकते हो, जिसका स्ट्रक्चर कैसा है, जहां पे कोई एक O2 का मॉलिक्यूल घूम रहा है, कोई I2 का घूम रहा है, कोई F2 का, लेकिन होमोजीनियस है तो आप कोई भी सेम वॉल्यूम उठाओगे, इसके अंदर से कोई छोटी सी वॉल्यूम और उठाओगे तो उसके अंदर सेम सेम आपको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। O2 I2 और F2 का जो रेशियो होगा वो सेम मिलेगा, यानी सर एक गैस बन चुकी है जो होमोजीनियसली O2 F2 और I2 मिक्स्ड जो है वो घूम रहे हैं उसके अंदर। तो अगर आपको सेकंड पार्ट के अंदर P के लिए मोल्स की वैल्यू चाहिए, PV इक्वल एनआरटी लगाने के लिए, तो आप इन तीनों मोल्स का एडिशन लेंगे। मैं इसकी फोटो ले लेता हूँ, क्वेश्चन बनाया सारी क्लासेस में यही पाए। जल्दी जल्दी सब लोग आंसर बताने शुरू करेंगे भाई, अब एक एक आंसर भी बताते जाओ, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, एक एक पार्ट का P1 P2 ऐसे लिख के बता दो चाहे, जिससे जितने हो रहे हैं। मुझे P1 P2 P3 के अंदर से कोई एक, और P के अंदर ये, यानी फर्स्ट पार्ट के अंदर से कोई एक बता दो और सेकंड के अंदर से दूसरा बता दो, ताकि मेरे को कंफर्म हो जाए दोनों आपको इंडिविजुअल कंटेनर और कंप्लीट कंटेनर सॉल्व करना आता है।
मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने लीटर में दिया है आपका ये वॉल्यूम, तो इसके साथ जो आपका प्रेशर कैलकुलेट होकर आएगा वो एटीएम में आएगा। लीटर के साथ एटीएम का कॉम्बिनेशन होता है ना, सब लोग एटीएम में रिपोर्ट करेंगे। तीन और मिनट है भाई, सुनसान सन्नाटा देख के मेरे को डर लग रहा है, तो 3 मिनट और। फोर्टी थ्री तक। तो मैंने तो क्लास ही लीव कर दी, पता नहीं क्यों कर दी, नेटवर्क इशू। चलिए भाई बच्चों, लास्ट मिनट चल रही है, 43 के ऊपर आंसर्स बताने, जितने हो जाए उतने बताने हैं। करना क्या है ये समझ आना चाहिए बस, कैलकुलेशन वगैरह बात की बात है। P1 इज 0.0625, एक आंसर आया मेरे पास 0.0625 P1 की वैल्यू। ठीक है भाई, तो इसमें क्या करना है, ठीक है। एनी अदर आंसर, सिर्फ एक कसक का आंसर आया है मेरे पास। बच्चों कोई तो आंसर दो। चलिए ठीक है, पेन एंड कॉपी डाउन, चैट बॉक्स ऑन। मुझे ये बताइए यस और नो में कि सर ये पता था क्या करना है, अगर पता था वाई, और अगर नहीं पता था तो एन। सबसे पहले ये बताएंगे। कैलकुलेशन में टाइम लग गया कि सर सूझा ही नहीं क्या करना है, एन प्रियू को नहीं पता से क्या करना है, ठीक है। सब बच्चे बताएंगे यस और नो, सर पता था क्या करना है, जिसे नहीं पता था वो बताएगा सर नहीं पता।
भाई सुनसान सन्नाटा मत बैठो, बस एक बार बता दो। गुड़िया ने अभी, कोई दिक्कत नहीं है गुड़िया, कोई बात नहीं, हमने ना एक क्वेश्चन दे रखा था, क्वेश्चन जब समझाऊंगा ना तो ये भी बता दूंगा क्वेश्चन में क्या क्या मैंने लिख के बोला है, मतलब सिर्फ ड्रॉ कर रखा है और कुछ बातें बोल के बताई थी। जब क्वेश्चन समझाऊंगा तब आपको बता देंगे, सेजल को भी नहीं पता था। ठीक है, आजाद जी आपको पता था? कसक ने दूसरा कैलकुलेट करके बताया है 0.079। कसक मेरे हिसाब से बच्चे आपने ना कुछ कंसेप्चुअल मिस्टेक किया, क्योंकि आपके जो आंसर्स आ रहे हैं 0.079 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5 आ रहे हैं, सेम पैटर्न पे आ रहे हैं, मोल्स के रेशियो में आने चाहिए, लेकिन कुछ मिस्टेक की है शायद। चलो देखते हैं। ठीक है चलो कोई बात नहीं। मैंने बच्चों क्या पूछा है, P1 बताओ। P1 के लिए क्या है, गुड़िया आप भी सुनेंगे, मैंने क्या किया है, डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर बताया था, उसके अंदर मैंने कहा है कि अलग अलग कंटेनर के अंदर अगर एक गिवन वॉल्यूम को और एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर मैं कितने भी मोल्स ले लूं, पहले वाले इसके अंदर मैंने 5 मोल्स लिख रखे हैं, इसमें 6 मोल्स हैं और इसके अंदर 7 मोल्स है। ठीक है बच्चों, अगर मैं कितने भी मोल्स ले लूं तो उस केस के अंदर मैं जब इन तीनों गैसेस को मिक्स करके एक नए कंटेनर में ले आऊं, यहाँ पे टोटल मोल्स कितने हो गए, 7 6 13 और 5 18, 18 मोल्स हो गए। तो वहां पे जो प्रेशर फाइनल पी बनेगा वो इन तीनों के प्रेशर का एडिशन होगा, यानी पी की वैल्यू एक बात तो पक्की सर, P1 प्लस P2 प्लस P3 आनी चाहिए। अगर नहीं आई तो हमारा डाल्टन लॉ फेल। तो हम यही करके देखेंगे कि तीनों की वैल्यू जब ऐड करें और पी की जो वैल्यू निकल के आई है वो सेम आनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, पहले कंटेनर के लिए निकालते हैं कि सर प्रेशर कितना आएगा। बच्चों पहला कंटेनर जो है उसकी वॉल्यूम अगर मैं V1 लिख लूं तो 5 लीटर, अगर बच्चों उसका टेम्परेचर लिख लूं 373 केल्विन, सर उसके मोल्स हैं n इक्वल 5 मोल्स। सर P1 का पता लगाना है बच्चों, अगर लीटर में है, अगर मेरा वॉल्यूम लीटर में, तो लीटर के साथ कॉम्बिनेशन क्या होता है ATM, और इसके लिए क्या वैल्यू यूज करते हैं 0.0821, यानी सर आर की वैल्यू आप 0.0821 लेंगे। सर सबके अंदर ये आपने लीटर में ले रखी वॉल्यूम चारों चीजों में, तो सर सबके लिए वैल्यू आएगी आर की 0.0821। और सर जो उसका आंसर आ रहा होगा, क्योंकि ये लीटर एटीएम मोल पर केल्विन में है, तो सर प्रेशर का जो आंसर आएगा वो हमारा एटीएम में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों ये बात क्लियर होगी। जल्दी से P1 निकालते हैं। P1 कितना आ जाएगा बच्चों, पीवी इक्वल एनआरटी की ये वाली फॉर्म लिख लो आप, पी जो होगा एनआरटी बाई वी आ रहा होगा, ताकि बार बार हम P1 इंटू V1 करके V1 को दूसरी तरफ ना ले जाए। P1 जो आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा 5 गुणा 0.821 गुणा टेम्परेचर मैंने कितना लिया 373 बटे वॉल्यूम की कितनी ली बच्चों 5, इसका मल्टीप्लाई एंड कैलकुलेशन करके जो आएगा 0.0821 इंटू 373 बाई 5 इंटू 5 30.062 ATM, ये बच्चों P1 आया। ठीक है, ये पहले O2 वाले कंटेनर के लिए मैंने प्रेशर निकाल के देखा, ऐसे ही बच्चों इसी पैटर्न के ऊपर, क्योंकि सेम काम करना है मुझे तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। ठीक है, T2 इक्वल 373, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे 5 की जगह 6 आएगा P2 में, अगले में 6 की जगह 7 आ जाएगा, सेम चीज है, इक्वल 6 मोल्स और P2 निकालना। जब P2 निकालूंगा तो P2 इक्वल 6 गुना 0.0821 गुना 373 बटे 5 इक्वल, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 6.12। किसी को जो मैं बोल रहा हूँ कि कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ, अगर समझना है ना तो कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, वो मेरे कैलकुलेशन के अपने जुगाड़ है, सबके अपने अपने होते हैं। ठीक है, V3 की जो बच्चों है उस केस के अंदर 5 लीटर ही वॉल्यूम है, T3 जो है उसका 373 केल्विन है, N2 जो है वो उसके लिए 7 मोल्स है। तो उस केस के अंदर बच्चों P3 की वैल्यू आ जाएगी मेरी 7 इंटू 0.0821 इंटू 373 बटे 5, इसका जो उत्तर आएगा बच्चों आ जाएगा 6.12 गुना 7, यानी कि 42.84। सब बच्चे बताएंगे कि यहां तक मेरे साथ है, ये समझ में आया कि अलग अलग कंटेनर के अंदर जो गैसेज हैं उनका प्रेशर P1 P2 P3 कैसे निकालना है। सर ठीक है बिल्कुल।
अब आप लोग चाहे तो अपना माइक भी ऑन रख सकते हैं, तो टाइपिंग पे हम नहीं रखेंगे क्योंकि टाइम होने वाला है ना, तो जल्दी जल्दी कन्वर्सेट कर सके, लेकिन एक एक करके ही बोलेंगे, ठीक है, कचरा नहीं मचाएंगे। बच्चों P1 P2 P3 निकालने समझ में आ गए। अब देखो, अब मैं निकालूंगा इसके लिए P प्रेशर, ठीक है। P प्रेशर निकालने के लिए अब लिखते हैं सर, ये वाला जो कंटेनर है O2 प्लस F2 प्लस I2, सर इसकी भी वॉल्यूम 5 लीटर है, सर इसका टेम्परेचर 373 केल्विन है, सर आर की वैल्यू इसके लिए भी 0.0821 ही लोगे आप, ठीक है। सर इसके अंदर मोल्स कितने होंगे, मोल्स बच्चे कितने होंगे, O2 के 5 थे, फ्लोरीन के 6 थे, आयोडीन के 7 थे, यानी कि सर 18 मोल्स है टोटल, ठीक है। आप इसको बच्चों एक होमोजीनस गैस मान लोगे, सारे के अंदर बिल्कुल इक्वली स्प्रेड है, तो आप ऐसा कह सकते हो 18 मोल्स ऑफ O2 प्लस F2 प्लस I2 मिक्सचर, ठीक है। अगर आप ये कहो ना कि सर पीवी इक्वल एनआरटी तो मैं एक ही गैस के ऊपर लगा सकता हूं, तो आप ये समझ लो ये पूरी की पूरी एक गैस है, ये O2 प्लस F2 प्लस I2 एक गैस का नाम है जिसके 18 मोल्स है मेरे पास, ठीक है सर। तो इसके ऊपर सर पीवी इक्वल एनआरटी में लगा सकता हूँ, सर पी मेरे को यहाँ पे फाइंड करना है, दोबारा वही कर लेते हैं सर, एनआरटी बाई वी। सर पी की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे एन है 18, सर आर की वैल्यू 0.0821 इक्वल इंटू 373/5 इक्वल, सर कैलकुलेटर से निकाल लो, 18 गुना 0.0821 गुना 373/5। बच्चों इसका जो उत्तर आ रहा है मेरा वो आ रहा है 110.24 ATM, ठीक है। सब लोग बताएंगे ये वाला पार्ट निकालना आया कि नहीं, सेकंड पार्ट जिसके अंदर मैंने ओवरऑल प्रेशर कैलकुलेट किया है, जिस कंटेनर के अंदर तीनों गैसेस सेम वॉल्यूम टेम्परेचर पे थे, आया बच्चों। सब लोग बताएंगे यहां तक सबको समझ आया है कि नहीं, फिर कुछ नहीं बचा, ठीक है। यस। ओके, सब लोगों ने रिस्पॉन्स दे दिया है। अब देखो मैंने बच्चों क्या कहा था, अब ना P1 P2 P1 की वैल्यू लिख लेता हूं यहाँ पे, P1 आया है बच्चों मेरा 30.62 30.62 ATM। P2 आया है बच्चों 36.72 ATM। हिंदी तो सबको आती ही होगी ऑलमोस्ट, हिंदी में नंबरिंग 42.84 ATM। ये हो गया बच्चों मेरा P3, ठीक है जी। सर आपने P की वैल्यू बताई है 110.24, बस यार ये सही आ जाए इनका एडिशन, ठीक है। तो सर ये क्या केस है, P1 क्या है, जब आपने V, T के ऊपर फर्स्ट गैस ली है उसके कोई N1 मोल्स थे। सर P2 वो है जब आपने सेम V, T के ऊपर कोई N2 मोल सेकेंड गैस के लिए। सर P3 क्या है, सर आपने जब V, T के ऊपर कोई और गैस के N3 मॉलिक्यूल्स लिए। सर आप कहते हैं अगर तीनों को मिक्स करके सेम V, T के कंटेनर में डाल दो तो इसके जो टोटल मोल्स हो जाएंगे N, वो तो हो जाएंगे सर N1 प्लस N2 प्लस N3, और सर जो इसका प्रेशर हो जाएगा P, वो सर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है P इक्वल P1 प्लस P2 प्लस P3, यानी इनके अपने 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 कंटेनर में जो प्रेशर था ना उनका एडिशन कर देना है। तो सर अगर आपकी बात सही है, यही केस हमने ऊपर लिया है, ऑक्सीजन वाला ये कंटेनर था सर, फ्लोरीन वाला ये था, ये आयोडीन वाला था, इसके अंदर N की वैल्यू 5 ली थी आपने, इसके अंदर 6 ली थी और इसके अंदर 7 ली थी, यानी कि सर N इक्वल 18 आ रहा था यहाँ पे फाइनल वाले कंटेनर के अंदर। तो सर इन तीनों का अगर जोड़ सही आ जाए तो फिर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर सही सही, ठीक है। तो बच्चों जोड़ के देखते हैं P1 प्लस P2 प्लस P3 कितना है, 30.62 प्लस 36.72 प्लस 42.84, कैलकुलेटर से ही जोड़ लेता हूँ, 30.62 प्लस, कोई और कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे मेरी क्लास में, सिर्फ मैं कैलकुलेटर यूज कर सकता हूँ। ये बच्चों आ रहा है 110.18 ATM। कोई ये नहीं कहेगा सर P के बराबर नहीं आया, बराबर ही है, वो सेकंड डेसिमल के पीछे की जो वैल्यू छोटी है उनकी वजह से ये गैप आ रहा है, ठीक है। ये बराबर ही है, दोनों के दोनों P बराबर आए हैं। अगर आप इनको एग्जैक्ट डेसिमल्स में लेके या फ्रैक्शंस में लेके जोड़ते, आप डिवीजन ना करते कैलकुलेटर से आगे की दो वैल्यूज लेके, तो ये एग्जैक्टली सेम आता। अब बताओ बच्चों क्या पूरा का पूरा डाल्टन्स लॉ समझ में आ गया है, ये कैसे सारे के सारे प्रेशर जोड़ के फाइनल प्रेशर बना लेते हैं, सब बताएंगे समझ में आया है कि नहीं। हाँ जी बच्चा पार्टी बताएं, सबको समझ आया होगा, कोई बिग डील नहीं है, ये सारे के सारे लॉज ना बहुत फर्जी हैं,
ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, गुड़िया, वेरी गुड। डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके अंदर बच्चे मैंने क्या कहा है, अलग अलग कंटेनर के अंदर सेम वॉल्यूम सेम टेम्परेचर के ऊपर मैं अगर कोई अलग अलग गैसेज ले लूं, कितने भी मोल्स, तो उन कंटेनर के अंदर जितना प्रेशर बनेगा P1 P2 P3, अगर मैं एक चौथा कंटेनर लूं उसके अंदर सारी की सारी गैसेज मिक्स कर दूं सेम वॉल्यूम सेम टेम्परेचर पे, तो वहां पे जो प्रेशर बनेगा वो पहले वाले जो 3 कंटेनर थे उनके प्रेशर का जोड़ आएगा। ये डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। ठीक है बच्चों, सबको अगर समझ आ गया है, सबने यस कहा है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये जो पार्ट है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन वाला, ये हो गया खत्म, जिसके अंदर हमने आइडियल गैस के कैलकुलेशन सीख लिए। अब बच्चों सिर्फ आपको दिमाग दौड़ाना है, अंधे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, हर क्वेश्चन आपके दिमाग में कोई नई चीज चमकाएगा। ठीक है जी, तो इसके अंदर बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ने वाले हैं, 15 मिनट और पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कुछ कवर हो जाए ये लेक्चर, क्योंकि हमारे आगे पीछे चल रहे हैं बच्चों, क्योंकि हम थोड़े से पीछे चल रहे हैं सिलेबस में। तो ये आपका नेक्स्ट लेक्चर जो मैं साथ में मर्ज करके लाया, इसके अंदर जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। बच्चों साइंटिस्ट ने जो है गैसेस के बारे में कुछ अपने आइडियाज देखे, यार गैस ऐसी होती होगी वैसी होती होगी। ठीक है, उनके अंदर से कुछ आइडियाज थे जिनकी वजह से गैसेस जो है आइडियल गैस मानी गई। ठीक है, और कुछ और थे जो रैंडम उनके बारे में बातें बताई गई। ठीक है, गैसेस के बारे में कुछ बातें बताई गई, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उस सारी बातों को अगर हम मिला के बोलते हैं तो उसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बोल देते हैं। मेरे को बच्चों आपको पॉइंट समझाने सारे के सारे की क्या क्या पॉइंट्स हैं, जल्दी जल्दी मैं आपको पॉइंट समझा देता हूँ, कुछ खास नहीं है। इसके अंदर से 3 पॉइंट्स तो आपने पढ़ रखे हैं बच्चों। पहला पॉइंट है ना, वो है, ये कहता है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ऊपर से अगर मैं देख लूं क्योंकि मुझे भी याद नहीं है पहला पॉइंट क्या है, कहते हैं लार्ज, ओके, कहते हैं गैस के अंदर ना लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे। हमको पता है बच्चों ये बात, वो पार्टिकल्स क्या होते हैं सर, हर एक पार्टिकल एक मॉलिक्यूल है। ठीक है बच्चों, हर एक पार्टिकल एक मॉलिक्यूल है, उससे जो है, या एटम भी हो सकता है सर, हाँ एटम भी हो सकता है, कोई कोई गैस जो नोबल गैसेज होते हैं एटम से बने होते हैं सर, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल या एटम होंगे, वो डिपेंड करेगा किस भी गैस पे। ये बात कहती है काइनेटिक थ्योरी। उसके बाद बच्चों काइनेटिक थ्योरी पता क्या कहती है, ये कहती है कि अगर जो कोई भी मॉलिक्यूल है, मान लीजिए ये O2 का मॉलिक्यूल है, O2 गैस भरी थी मैंने, तो कहता है इसकी जो वॉल्यूम होगी ना वो टेंडिंग 0 होगी, यानी जस्ट ये पॉइंट जितना होगा, एक पॉइंट जैसा होगा, इसकी कोई वॉल्यूम नहीं होगी, खुद की कोई वॉल्यूम नहीं होगी। यानी सर क्या गैस की वॉल्यूम 0 हो जाएगी? जब बच्चों आइडियल गैस के जंक्शन पढ़ाए थे तब भी बताया था कि बच्चों गैस की वॉल्यूम 0 नहीं होगी, गैस की वॉल्यूम बढ़ती है जहां जहां आखिरी मॉलिक्यूल है उस सबको ज्वाइन करने से जो शेप बनेगी, उस शेप की वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ गैस। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ गैस 0 नहीं कही है। अगर मैं इसको पॉइंट साइज बना दूं हर मॉलिक्यूल को, इसका मतलब सर हर जगह पे एक एक पॉइंट मॉलिक्यूल की जगह, अगर सर एक एक पॉइंट है, उन सारे के सारे पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ दूं, अगर सर उन सारे के सारे पॉइंट्स को जोड़ रहा हूं तो फिर से मेरे पास वॉल्यूम ऑफ गैस आ जाएगा। यानी सर वॉल्यूम ऑफ गैस मेरा सुरक्षित है, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल जो है मेरा, वो मैंने सर टेंडिंग 0 मान लिया है, यानी बहुत कम, बिल्कुल पॉइंट साइज सर, जिसकी कोई कंसिडरेशन नहीं है। ये बच्चों पहला जो है हमारा अजम्पशन है, ये काइनेटिक थ्योरी के अंदर लोगों ने कहा। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी चाहिए। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे मान रहा हूँ कि मेरी गैस के अंदर 5 मॉलिक्यूल्स है या 6, डिजाइन बन जाए, अगर बच्चों 6 मॉलिक्यूल्स हैं और मैंने कहा कि इनकी खुद की वॉल्यूम तो है टेंडिंग 0, ठीक है, बिल्कुल टेंडिंग 0, यानी हर मॉलिक्यूल की वॉल्यूम टेंडिंग 0 है। तो अगर 6 हो कि ऐसे ही मैं यहाँ पे सब जगह भर दूं, वो तो मेरा तो पॉइंट से बहुत बड़ा है, ये जो मेरा पॉइंट मैं लगा रहा हूँ ये रियल पॉइंट से तो बहुत बड़ा है, ये तो कुछ डायमेंशन ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर जो एक्चुअल पॉइंट होता है, पॉइंट को वॉल्यूम लेस डायमेंशन लेस माना जाता है, बहुत छोटा, बिल्कुल टाइनी, मतलब ऑक्यूपाइज नथिंग, यानी कि आपको दिखे भी ना इतने इतने मॉलिक्यूल्स के लिए डॉट होंगे। अगर बच्चों आपको दिखे भी ना उतने उतने मॉलिक्यूल्स के लिए डॉट होंगे, तो क्या आपका कंटेनर ऐसा दिखेगा आपको? इसके अंदर गैस तो है लेकिन पॉइंट साइज मॉलिक्यूल है, लेकिन वो हमें दिख नहीं रहे, तो क्या बच्चों में बिल्कुल एम्प्टी स्पेस दिखेगा? दिखेगा सर, पक्का दिखेगा, क्योंकि पॉइंट साइज है सर, पॉइंट साइज तो कोई वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर रहा वो हमें दिखेगा भी नहीं। तो बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर पहला असम्पशन ये था कि टाइनी मॉलिक्यूल्स या एटम से जो है हमारा गैस बना होगा, और वो जो है एम्प्टी स्पेस जैसा दिखेगा उसका कंटेनर, उसके कंटेनर के अंदर मोस्टली वॉल्यूम एम्प्टी होगी। ठीक है, ये बच्चों मेरा पहला असम्पशन है, ऊपर वर्ड्स के अंदर लिख रखा है, पढ़ लीजिए। Gases consist of a large number of tiny particles, एटम भी हो सकते हो, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। The size of individual particle is considered negligible, यानी कि उसकी कोई कंसिडरेशन नहीं है। तो सर देखो गुड़िया को समझ में आ गया, वेरी गुड। ठीक है, तो सर क्या होगा, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द गैस इज
एम्प्टी स्पेस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द गैस, हाँ जो गैस ने ओवरऑल जितनी भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है उस वॉल्यूम के अंदर से मोस्ट जो जितनी भी मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम होगी वो एम्प्टी स्पेस होगी। ये बच्चों मेरा पहला पॉइंट था, ठीक है जी। ये पहला पॉइंट सबको समझ आ गया हो, कोई बड़ी बात भारी बात इसमें नहीं की गई है। उसके बाद बच्चों सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, रैंडम मोशन के बारे में बताना चाहता हूं और मोमेंटम के बारे में। तो बच्चों रैंडम मोशन और मोमेंटम का क्या मतलब है कि सर गैस जो होगी ना, मान लीजिए 5-6 पार्टिकल है ऐसे, ये सर रैंडम कहीं भी घूम रहे होंगे ऐसे ऐसे स्पेस के अंदर, ठीक है, जिस भी कंटेनर के अंदर, उसके अंदर ऐसे किसी भी रैंडम मोशन के अंदर ये लोग सर घूम सकते हैं। और सर घूमते घूमते फिर जब आदमी भटकता भटकता जाएगा सर वॉल से टकराएगा। बच्चों जब ये वॉल से टकराएगा तो ये कुछ मोमेंटम जो है मेरा इम्पार्ट करेगा। मोमेंटम बच्चों P इक्वल mv होता है, P/T बच्चों फोर्स होता है, P/T सर फोर्स होता है, और फोर्स बाई एरिया कोई प्रेशर होता है। यानी कि सर mv जो मोमेंटम, mv इक्वल P जो इसके ऊपर इम्पार्ट करेगा, इसका यही मतलब है कि सर ये कुछ प्रेशर लगाएगी गैस। हाँ बच्चों यही मतलब, मोमेंटम बोल दिया सबसे बेसिक टर्म, P इक्वल mv, dp/dt इज फोर्स एंड df बाई dA यानी एरिया इक्वल प्रेशर। ये किसमें है, ये सर कैलकुलस के टर्म्स में। अगर इधर समझो तो बच्चों P इक्वल mv, P/T इक्वल फोर्स एंड फोर्स बाई एरिया इक्वल प्रेशर। अच्छा ये मिक्स हो गए क्या, तो प्रेशर को मैं PR लिख रहा हूँ, ठीक है, इक्वल PR, ताकि कंफ्यूजन ना हो मोमेंटम और प्रेशर, ठीक है। तो सर यही समझ में आ रहा है कि अगर मोमेंटम इंपार्ट करेगा, इसका मतलब किसी ना किसी डेरिवेशन के थ्रू आप ये कहना चाह रहे हो कि प्रेशर भी गैस जो है एक्सर्ट करेगी अपनी वॉल्स के ऊपर, ठीक है सर। ये हो गया मेरा सेकंड पॉइंट। इसके अंदर सिर्फ सिर्फ जो है मोमेंटम के बारे में बता रखा है, आपने प्रेशर का बोला है तो आप बोल रहे हो सही होगा। तो हाँ इसमें सिर्फ बच्चों मोमेंटम तक बताया मैंने। मोमेंटम को आगे खींच के टाइम और एरिया का डिवाइड करके मैंने आपको ये बता दिया कि प्रेशर भी कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है बच्चों। ये हो गया बच्चों सेकंड पॉइंट। अब इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट। इसके अंदर बच्चों बात करते हैं कोलिजन की। आपने शायद फिजिक्स में कोलिजन अभी ना पढ़ा हो। जब बच्चों फिजिक्स में कोलिजन होता है, मान लीजिए ये फर्स्ट बॉल है, ये सेकंड बॉल है, ठीक है, जब ये टकराएंगे और टकरा के क्या होगा, वापस अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अगर ये V1 V2 से जा रहे थे तो हो सकता है V3 और V4 इनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाए, ठीक है जी। जब बच्चे टकराएंगे तो फिजिक्स कहती है कि हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि इनकी शेप कुछ ऐसी हो जाए जब ये वापस जा रहा है, जब ये इधर V3 और V4 से जा रहे हैं तो अपने बॉल वाली शेप छोड़ के इधर से फ्लैट हो जाए। इसका मतलब इनके अंदर बच्चों को डिफॉर्मेशन आ सकता है, डिफॉर्मेशन, जो भी कोई चीज है टकराएंगे। जब बच्चों डिफॉर्मेशन आएगा ना, तो अगर पहले केस के अंदर 1/2 mv1 स्क्वायर एनर्जी थी, प्लस कितनी थी दूसरी बॉल के अंदर 1/2 mv2 स्क्वायर, ठीक है। इस पूरी काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं कह दूं ये A वैल्यू थी, तो बच्चों बाद की जो काइनेटिक एनर्जी है जब मैं V3 और V4 से जा रहा हूं वो V स्क्वायर प्लस mv4 स्क्वायर, इस वैल्यू को बच्चों अगर मैं B बोल दूं, तो अगर डिफॉर्मेशन आई है बच्चों देन B इज लेस देन A। इसका मतलब सर काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी घट गई होगी। सर काइनेटिक एनर्जी क्यों घटी होगी बच्चों, डिफॉर्मेशन करने के लिए कुछ एनर्जी लगी होगी। वो एनर्जी कहां से आएगी काइनेटिक एनर्जी में, सर वो एनर्जी गई कहां बच्चों, जब डिफॉर्मेशन होता है तो मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक आ जाएंगे डिफॉर्म्ड एरिया के, जब वो नजदीक आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप कर लेते हैं। यानी सर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होकर चली जाती है जब कोलिजन होता है। हाँ जी बच्चों ऐसा हो जाता है। अब बच्चों अगर मैं कहूं कि कोई कोलिजन ऐसा था जिसके अंदर जीरो डिफॉर्मेशन हो, जीरो डिफॉर्मेशन, तो सर इसका मतलब उस कोलिजन के अंदर सर के जो है सेम रहेगी सर, शुरू वाली और बाद वाली दोनों सेम रहेंगी, ए और बी सर इक्वल आएगा। हाँ बच्चों कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, जैसे V1 और V2 से आए थे वैसे ही भाग जाएंगे। इनकी सर वेलोसिटी जो है थोड़ी सी चेंज तो होगी, वो शायद बच्चों एक्सचेंज होते हैं, मैं फिजिक्स थोड़ी भूल गया। जो इस वाली लेफ्ट राइट वाले की होगी वो लेफ्ट वाले की बन जाएगी, और जो लेफ्ट वाले की होगी वो राइट वाले की बन जाएगी, अगर इनके मासेज सेम हो, कुछ ऐसा फिजिक्स में होता है। लेकिन सर एक बात पक्की है कि जो भी होएगा उसके बाद पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी और बाद में वो सेम रहेगी, क्योंकि सर डिफॉर्मेशन नहीं हुआ है। अगर डिफॉर्मेशन नहीं हुआ तो कोई पोटेंशियल एनर्जी डेवलप नहीं होगी सर, अगर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप नहीं होगी तो फिर काइनेटिक एनर्जी कौन खाएगा, कोई नहीं खाएगा सर। तो सर काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। बच्चों जब ऐसा हो रहा होता है कि काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी तो उस कोलिजन का नाम होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। कई टाइप के कोलिजन पढ़े जाते हैं, ठीक है, इलास्टिक और प्लास्टिक दो चीजें होती हैं।
जब इतना ऐसा होता है कुछ डिफॉर्मेशन हो रहा है तो इलास्टिक कहलाता है। जब पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाती है, दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, तब बच्चों प्लास्टिक कहलाता है। और जब इलास्टिक का सबसे वर्स्ट एक्सट्रीम केस होता है जिसके अंदर कोई भी एनर्जी लूज होएगी, तो बच्चों परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन कहलाता है। यानी सर आप ये कहना चाहते हैं कि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन का मतलब नो काइनेटिक एनर्जी लॉस। हाँ जी बच्चों, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब है नो केई लॉस इक्वल 0। तो बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये कहना चाहती है कि जो मॉलिक्यूल्स कोलिजन करेंगे, मैंने कहा कि मॉलिक्यूल रैंडम ऐसे ही घूमते रहते हैं, ऐसे करके ऐसे ही करते हुए घूमते हुए एक दूसरे मॉलिक्यूल को टकरा भी तो सकता है। जब टकराएगा तो जो कोलिजन होगा वो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। सर इसका ये मतलब होता है कि उस कोलिजन से एनर्जी लॉस काइनेटिक एनर्जी में नहीं होगा कोई भी। हाँ जी बच्चों, थर्ड पॉइंट आपका हो गया बिल्कुल क्लियर। बच्चों फोर्थ पॉइंट जो है वो है, मैं यहीं पे लिख के बता रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट के अंदर कहता है सर हमने पहले लेक्चर के अंदर ना कई टाइप की फोर्सेस पढ़ी थी, डाइपोल डाइपोल फोर्स, इंड्यूस डाइपोल आयन फोर्स, ऐसे टाइप की कई फोर्सेस पढ़ी थी। सर वो क्या होती है, हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, उसकी वजह से पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 मॉलिक्यूल एटम है जो भी है सर ये अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, ये आईएफ होती है। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती है बच्चों इनके बीच में आईएफ इक्वल 0 होगा, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और रिपल्जन भी नहीं, यानी ओवरऑल इनके बीच में कोई फोर्स ही नहीं होगी। हमने जो पढ़ी थी बच्चों सारी सारी पढ़ी थी कि अट्रैक्शन होता है, ये कह रहा है ना अट्रैक्शन होगा ना रिपल्जन होगा, 0, एक दूसरे का कोई मतलब नहीं। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती है कि एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। हो सकता है रैंडमली घूमते हुए इसके रास्ते के अंदर कोई दूसरा आ जाए तब कोलिजन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि दूसरे वाले को अपनी तरफ बुला रहे आ भाई टकरा मुझसे, ऐसा नहीं होगा। रिपल्जन या अट्रैक्शन ऐसा भी नहीं कहेगा भाई दूर जा मुझसे, ऐसा भी नहीं कहेगा। कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ऐसा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने कहा। ठीक है, एक्सेप्ट कोलिजन, जब कोलिजन होगा तब तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगेगी, कोई भी दो लोग टक्कर मारेंगे तो एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाएंगे। एक्सेप्ट कोलिजन अदर टाइम के ऊपर जब वो एक दूसरे से दूर है तो कोई भी फोर्सेस नहीं लगाएंगे। ये बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने कहा। उसके बाद बच्चों एक जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीज है, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरा का पूरा ग्राफ पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन का। अभी के लिए मैं बता दूं, मान लीजिए आपका ये कंटेनर यहीं पे दिखा रहा हूं बच्चों, इसके अंदर 50 पार्टिकल हैं जो कि 2 मीटर पर सेकंड पे घूम रहे हैं। मैंने कहा सर 2 मीटर पर सेकंड के ऊपर घूमने वाले पार्टिकल्स का नंबर x है, समझने के लिए मान लिया सर 50 है, यानी सर 50 पार्टिकल जो है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहे हैं। हो सकता है बच्चों कोई और पार्टिकल किसी और स्पीड से घूम रहा हो, तो आप कह रहे हैं सर 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से y नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मान लीजिए सर 40 है वो। तो बच्चों ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पॉइंट है वो ये कहता है कि मान लीजिए सर ये एक्स का समूह था, ठीक है सर, इसके अंदर सर कोई फिक्स नहीं है कि ये जो 40 लोग हैं 2 मीटर पर सेकंड से है ये हमेशा 2 मीटर पर सेकंड से चलेंगे। हो सकता है सर एक मॉलिक्यूल भाई साहब 2 मीटर पर सेकंड से ना रहे, 3 पे चला जाए या फिर 50 पे चला जाए या 0 पे आ जाए, ठीक है, जिसी पे भी चला जाए। लेकिन सर अब बच गए 39 मॉलिक्यूल, अगर सब अब जो है 39 मॉलिक्यूल बच गए तो सर क्या होगा, कोई एक नया मॉलिक्यूल आएगा जो अपनी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड कर लेगा और इस समूह में मिक्स हो जाएगा। यानी सर एक्स की वैल्यू हमेशा 40 ही रहेगी, यानी सर 2 मीटर पर सेकंड के ऊपर घूमने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर कांस्टेंट रहेगा। हाँ जी बच्चों, स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है 1 मीटर पर सेकंड वाले के पास कुछ मॉलिक्यूल्स दे दिए, फिर 2 वाले के पास कुछ दे दिए, 3 वाले के पास दे दिए, तो ये क्या मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग स्पीड्स में। ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेम रहेगा, यानी कि 2 मीटर के ऊपर अगर 50 घूम रहे हैं तो उसके ऊपर 50 ही घूमेंगे, चाहे उसका इंडिविजुअल पार्टिकल बदल जाए, लेकिन उसका नंबर कितना रहेगा 40। ठीक है बच्चों, ये हो गया मेरा फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट जो भी है। ठीक है, उसके बाद बच्चों कह रहे हैं गैसेस विल हैव वेरिएबल स्पीड। अब मैंने बोला कि मॉलिक्यूल किसी की ना वेलोसिटी चेंज भी हो सकती है, 2 से वो 50 पे भी जा सकता है, 0 पे भी जा सकता है, जिस पे भी चला जाएगा, उसके ऊपर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि वेलोसिटी हमारी फिक्स रहे। तो ये कह रहा है अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अब देखो बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 mv², इतना तो आपने 9th में भी पढ़ा होगा। काइनेटिक एनर्जी में मान के चलता हूँ सबको पता है 1/2 mv²। सर कह रहा है कि थोड़ी देर बाद अगर किसी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v1 हो गई, v से उधर उसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv1² हो जाएगी। तो ये कहना चाहता है कि अगर स्पीड वेरी करेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी करेगी। सर ये तो ऑब्वियस बात है, अगर किसी के v की वैल्यू बदलेगी तो पूरे के पूरे 1/2 mv² की वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया कि काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होती है हर मॉलिक्यूल की। ठीक है, उसके बाद बच्चों लास्ट पॉइंट है, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके अंदर पूरा फॉर्मूला बताना है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। फिर उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी हमारे पास जिससे हम निकालेंगे
काइनेटिक एनर्जी 4 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर। तो ये थोड़ा 10-15 मिनट की बात हो जाएगी, 10 मिनट हमारे पहले ही ऊपर हो गए, तो इसलिए यहीं पे रखते हैं। हाँ जी बच्चों बताएं, सबका सब कुछ समझ में आ गया है कि नहीं? सब लोग रिप्लाई करेंगे। माइक्स ओपन है, क्लास एंड है, अगर किसी को लीव करने की जल्दी लीव कर सकते हैं बिल्कुल आराम से।